हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद कर रहा हूँ कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। लास्ट की क्लासों में हमने जड़, तना, पत्ती, पुष्प, पुष्पक्रम इनके बारे में पढ़ा था। फ्लावर का पोर्शन हमारा चल रहा था। 11th साइंस बायो चैप्टर कौन सा है? 5 पार्ट 7 छठा पार्ट बनाया था पहले, अब ये 7वां पार्ट हो गया इसका। इस पार्ट में हमें क्या पढ़ना था? फ्लावर के बारे में ही पढ़ रहे थे, बेसिक सी बात है। फ्लावर अभी कंप्लीट हुआ नहीं हमारा। पुष्प के बारे में तो एक पुष्प के जनरल कौन कौन से पार्ट्स थे वो हमने पढ़े थे। तो मैं फटाफट फ्लावर दोबारा बना दे रहा हूँ ताकि फिर से समझने में आसानी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं हो। नाम सबको पता ही है, कल आपने पढ़ाई था। इस प्रकार से इनके बीचों बीच में क्या होते हैं? पुंकेसर। पुंकेसर के समूह को क्या कहते हैं? पुमंग। ये इसके अंदर से नहीं आएंगे, ये यहीं रहेंगे। तो ये मोस्टली भाग थे। ये क्या था? बाह्य दल, ये दल, पुंकेसर, और ये हो गया स्त्रीकेसर। यदि हम इसको कॉमन नाम दें तो इसको हम के, सी, ए, जी, ये हमने नाम दिया है। लेकिन अब इसमें चक्कर की यदि हम बात करें तो दो प्रकार के अंग होते हैं। एक अंग तो होते हैं जननांग और दूसरे होते हैं सहायक अंग, या जनन चक्र या सहायक चक्र। तो जननांग तो कौन से होते हैं? तीसरा व चौथा चक्र, यानी ए और जी वाले। और सहायक चक्र में पहला और दूसरा चक्र, या जिसका नाम के और सी। तो बाह्य दल और दल ये जो हैं वो जनन में भाग नहीं लेंगे, बट कि पुंकेसर और स्त्रीकेसर जनन में भाग लेंगे, इसलिए उन्हें जननांग कह सकते हैं। और ये दोनों सहायक अंग का कार्य करेंगे। चक्कर देखो, पहला चक्कर, दूसरा चक्कर, तीसरा चक्कर और चौथा चक्कर। तो फिर चक्कर के हिसाब से भी नाम दे सकते हैं। अब हम बहरहाल हमें इसको एक एक करके पढ़ना है कि ये कैसा होता है और ये कैसा होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए पहले हम पढ़ लेते हैं तीसरे चक्र को, जिसका नाम क्या है? पुंकेसर, स्टेमिन। पुंकेसर को पढ़ना है। अब पुंकेसर कैसा है देखिए, डायग्राम के थ्रू देखने का प्रयास करें। ये है ना, ये वाला जो पोर्शन है इसको हमने बाहर लिया, ये एक पुंकेसर है। अब इसके नाम देखिए, ये जो भाग है ना इसका, इसे पूतंतु कहते हैं, यानी फिलामेंट। ये जो बीच में है ना, ये इसको जोड़ने का काम करता है, इसे योजी, कनेक्टिव। और ये जो पूरा का पूरा भाग है इसे कहते हैं परागकोश। अंग्रेजी में इसे एंथर कहेंगे। लघु बीजाणुधानी कह दो या परागकोश कह दो। तो ये इसके 3 भाग हो गए। ठीक है, पूतंतु, ये पूरा का पूरा परागकोश। परागकोश में 2 परागपाली होते हैं, ये और ये, इन्हें क्या कहेंगे? ये परागपाली हैं। 2 परागपाली को जोड़ने वाला भाग ही क्या कहलाता है? योजी कहलाता है। और 2 परागपाली में कितने परागकोश होते हैं? 4। तो परागपाली की संख्या 2 और उसमें परागकोश कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो जब इसका सेक्शन कटिंग करके देखते हैं तो हमें स्ट्रक्चर इस प्रकार की नज़र आती है, इस प्रकार की, ये वाली स्ट्रक्चर 1 2 3 4। और इस लाइन से देखा जाए तो आधा हिस्सा इधर इधर है। तो ये एक परागपाली, ये एक परागपाली, तो 2 परागपालियाँ हो गई और 4 लघु बीजाणुधानी या 4 परागकोश।
जब इसका सेक्शन कटिंग काट कर देखते हैं तो ऐसा दिखता है ऊपर से देखने पर। तो ये हो गया एक परागकोश की स्ट्रक्चर। इसे किससे दर्शाते हैं? एंड्रोसियम, ए से। आई बात समझ में? तो ये हो गया अपना परागकोश। अब हम पढ़ते हैं कि ये वाला पोर्शन कैसा होता है। तो मुझे उसके लिए इसको रफ करना पड़ेगा। मिटा रहा हूँ मैं एक बार इसको। स्क्रीनशॉट ले लिया करो बीच में, यदि जल्दी मिट जाता है कई बार तो स्क्रीनशॉट लेकर आप अच्छे से नोट कर लो। दिख तो रहा है ठीक से, कोई दिक्कत तो नहीं वीडियो के अंदर? तो चलिए बिल्कुल सही बन रहा है। अब हम पढ़ेंगे ये वाला जो स्त्री केसर है उसको पढ़ते हैं। इसे क्या कहते हैं? जनरली कार्पल, या इसको पिस्टिल भी कह सकते हैं। अब उसकी स्ट्रक्चर बनाने का प्रयास करें। ये वाली स्ट्रक्चर उसकी बन गई। अब इसमें यहाँ पर देखिए छोटी छोटी गोलाकार बहुत सारी स्ट्रक्चर लगी रहती हैं। नामकरण करना है हमें। ये ऊपर वाला जो भाग है इसे वर्तिकाग्र कहते हैं, स्टिग्मा। ये जो लंबा भाग है यहाँ से यहाँ नली है, यहाँ से यहाँ तक का, इसे वर्तिका कहते हैं, स्टाइल। और ये जो घड़ेनुमा संरचना है इसे क्या कहते हैं? अंडाशय। ओवरी। और इस अंडाशय में ये जो संरचना है इन्हें बीजांड कहते हैं। बीजांड यानी ओव्यूल। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब देखिए एक चीज़ मैं आपको बताऊं, आगे जाकर जो आपको याद रखने वाली चीज़ें हैं, जो अंडाशय है यही आगे जाकर क्या बन जाता है? फल। यानी हम जो फल खाते हैं वो अंडाशय ही है। तो अंडाशय आगे जाकर किस में बदल जाएगा? फल में। और बीजांड जो है वो आगे जाकर किस में बदल जाएंगे? बीज में। मतीरा खाते हैं, ककड़ी खाते हैं, बहुत से हम फल खाते हैं। तो फल तो खा लेते हैं, उसमें बीज भी होते हैं ना। तो जो फल बना है वो किससे बना है? अंडाशय से। क्योंकि फूल ही से तो क्या बनता है? फल बनता है ना। तो फूल के अंदर अंडाशय से फल बनेगा और बीजांड से क्या बनेगा? बीज। तो ये जो कार्पल है इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, जी से दर्शाते हैं। तो आगे समझ में ये बात आपके? चलो तो अब हम एक एक करके और थोड़ा डिटेल से पढ़ने का प्रयास करते हैं, कुछ संकेत को पढ़ने का प्रयास करते हैं। ये नोट कर लो बेटा, फिर मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। अब देखो, अब यहाँ पर एक चीज़ और लगी रहती है कई बार, छोटी छोटी पत्तियाँ जैसी संरचना, इन्हें हम कहते हैं सहपत्र, ब्रैक्ट, शॉर्ट में ब्रैक्ट। तो पुष्प में सहपत्र होते हैं तो सहपत्री नहीं होते हैं, तो असहपत्री। जैसे सहपत्री और, अब ये नाम याद रखने, असहपत्री पुष्प। सहपत्री पुष्प होगा तो उसे क्या कहेंगे? BR से दर्शाना है। सहपत्र नहीं है तो उसे असहपत्री कहेंगे, उसे EBR से दर्शाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी देखिए, पुष्प में हमें क्या जो चीज़ दर्शानी है, त्रिज्या सम्मित एक नाम है, और दूसरा है अरीय सम्मित या एक व्यास सम्मित लिख लेते हैं। ये दूसरी चीज़। त्रिज्या सम्मित का जो प्रतीक चिन्ह है वो होगा ऐसा, प्लस के चारों ओर राउंड। एक व्यास सम्मित का होता है प्रतिशत का निशान। इनका मतलब क्या है? यदि फ्लावर को किसी भी एंगल से काटा जाए तो बराबर टुकड़े हो जाएं, ऐसे फ्लावर को हम त्रिज्या सम्मित कहते हैं। फ्लावर को केवल एक जगह से काटो तो उसके 2 बराबर भाग हो जाते हैं,
इसे कहते हैं एकव्यास सममित। आपने पढ़ा था कि जब हम नॉन कोऑर्डिनेट्स का और कोऑर्डिनेट्स का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे एनिमल्स का, तो वहाँ पर इन शब्दों का इस्तेमाल किया था, त्रिज्या सममित, अरीय सममित, ऐसे किया था ना। वही वाली बात यहाँ पर है। तो फ्लोवर को कहीं से भी काट लो, 2 बराबर हिस्से हो जाते हैं, त्रिज्या सममित होगा, उसके लिए प्रतीक, ये प्रतीक आपको याद रखने हैं, ठीक है। त्रिज्या सममित का ये प्रतीक है, एकव्यास सममित का ये प्रतीक है। ये प्रतीक आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। अच्छा, उसके बाद में तीसरा जो पॉइंट हम ले रहे हैं, सेवरंथ या एवरंथ। पुष्प में ये है होगा, ये पुष्प वृंत था ना, पेडिकल, ये है या नहीं है। यदि पुष्प में पुष्प वृंत है तो इसे पुष्प को क्या कहेंगे, सेवरंथ यानी पेडिसिलेट, और नहीं है तो एवरंथ यानी सेसाइल। ये चीज याद रखना, यदि पुष्प में वृंत है तो सेवरंथ, नहीं है तो एवरंथ यानी पेडिसिलेट या सेसाइल पुष्प हो सकता है। कुछ और जो इसके सेंस में चीज़ें हैं वो ये रही, जैसे कि नंबर 4 पर पूर्ण पुष्प और या अपूर्ण पुष्प। पूर्ण पुष्प में 4 भाग होते हैं, बाह्य दल, दल, पुंमंग, जायंग, 4 चीज हैं, तो उसे कहेंगे पूर्ण यानी कंप्लीट फ्लावर। और 4 में से कोई एक नहीं है, 1 या 2 अनुपस्थित, 1 या 2 चीज नहीं है, तो उसे आप क्या कहेंगे, अपूर्ण पुष्प कहेंगे। तो ये कुछ बातें हुई, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, कुछ और बातें भी हम साथ में लिख रहे हैं, तो ये आप नोट कर लेना अच्छे से। अब देखिए, एकलिंगी पुष्प या द्विलिंगी, या इसको कह सकते हैं उभयलिंगी। एकलिंगी पुष्प क्या होंगे, पुंकेसर या स्त्रीकेसर में से कोई एक। पुंकेसर होगा तो भी एकलिंगी है, स्त्रीकेसर होगा तब भी एकलिंगी, यानी ये दोनों नहीं होंगे। तो ये देखो, पुंकेसर तो नर जन्नांग का काम करता है, स्त्रीकेसर मादा जन्नांग का काम करता है। दोनों है तो द्विलिंगी, दोनों में से एक है तो एकलिंगी। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। तो एकलिंगी में पुंकेसर या स्त्रीकेसर में से एक, उभयलिंगी में ये क्या होंगे, दोनों। अब ये भी तो हो सकता है ना कि अकेला पुंकेसर होगा तो पुंकेसरी पुष्प, अकेला पुंकेसर है तो इसमें क्या होगा, पुंकेसर उपस्थित। स्त्रीकेसर नहीं है इसमें, तो यहां पर लिख दें स्त्रीकेसर क्या है, अनुपस्थित। पुंकेसर है लेकिन स्त्रीकेसर नहीं है, ऐसे पुष्प को पुंकेसरी पुष्प कहते हैं। और इसके लिए जो प्रतीक चिन्ह है वो ऐसा है, 0 के ऊपर तीर का निशान, ये हमेशा नर जन्नांग को दर्शाता है, नर जन्नांग, या केवल पुंकेसर को दर्शाता है, ठीक है। एक पोजीशन देखो ये हुई, इसकी उल्टी पोजीशन पुंकेसर नहीं है, स्त्रीकेसर होगा तो पुष्प को क्या कहेंगे, स्त्रीकेसरी पुष्प। इसमें क्या होगा, इसमें स्त्रीकेसर तो उपस्थित और पुंकेसर अनुपस्थित। तो इसके लिए निशान जो है वो ये 0 के नीचे प्लस, 0 के नीचे प्लस है, इसका मतलब हमेशा स्त्रीकेसर मादा पुष्प है। 0 के ऊपर तीर का निशान, इसका मतलब हमेशा नर पुष्प है। तो पुंकेसर है, स्त्रीकेसर नहीं तो ये निशान, स्त्रीकेसर है लेकिन पुंकेसर नहीं तो ये निशान, लेकिन दोनों हैं, द्विलिंगी हैं, तो फिर निशान क्या हो जाएगा, जैसे कि यहाँ लिख दे रहा हूँ, द्विलिंगी पुष्प के लिए द्विलिंगी पुष्प में क्या होगा, स्त्रीकेसर और पुंकेसर दोनों ही होंगे। तो इसके लिए जो प्रतीक चिन्ह बनेगा वो ये बनेगा, ये।
तो ये प्रतीक चिन्ह आपको याद रखना है, ये किसके लिए है? द्विलिंगी के लिए या उभयलिंगी के लिए। तो ये कुछ प्रतीक जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको अच्छे से याद रखना है, नोट कीजिए। कुछ ओवरी की जो अंडाशय है उसकी कंडीशन है बेटा, ओवरी ऊपर है कि नीचे है। तो ओवरी सुपीरियर हो सकती है, ओवरी इंफीरियर हो सकती है, ओवरी हाफ सुपीरियर या हाफ इंफीरियर। ये नाम देखो क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ अभी। अंडाशय ऊपर, अंडाशय नीचे, अंडाशय बीच में। इसका कहने का मतलब यह है कि अंडाशय यहाँ पर है और कुछ भाग नीचे, कुछ भाग ऊपर, अंडाशय बीच में आ गया, ये कंडीशन ये कहलाती है। देखो कई बार क्या होगा फ्लोवर में कि बाह्य दल और ये जो पुंकेसर हैं ये थोड़े नीचे रह जाते हैं, अंडा से ऊपर निकल आता है। आ रही बात समझ में? अंडा से ऊपर निकल आएगा इस कंडीशन, बाकी सारे भाग नीचे, 4 ही तो भाग हैं, 1 2 3, चौथा तो अंडा से खुद है। अंडा से ऊपर, बाकी सारे भाग नीचे, ये कंडीशन क्या कहलाती है? ओवरी सुपीरियर, यानी ओवरी का सुपर होना, ऊपर हो जाना। दूसरी इन्फीरियर का मतलब होता है डाउन और इसका मतलब होता है अप। कई बार क्या होगा, ओवरी सबसे नीचे रह जाएगी और ये भाग निकल कर ऊपर आ जाएंगे, तो अंडा से सबसे नीचे रह गया ना, इस कंडीशन को ओवरी इन्फीरियर कहते हैं। तीसरी कंडीशन क्या है कि अंडा से बीच में 1-2 भाग नीचे, 1-2 भाग ऊपर, अंडा से बीच की कंडीशन में है, तो फिर तो आप कह सकते हो कि ओवरी हाफ सुपीरियर। पर 1/2 का मतलब है हाफ। अर्ध ऊर्ध्ववर्ती, तो इसको है ना क्या कहेंगे? ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय। एक का नाम करेंगे आप अधोवर्ती अंडाशय और एक को क्या कह देंगे? अर्ध अधोवर्ती। तो ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय ये जो शब्द है ना वो इसके लिए है, अधोवर्ती है वो इन्फीरियर के लिए है और ये बीच वाले के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स? तो अंडाशय की 3 कंडीशन, अंडाशय नीचे है तो इन्फीरियर अधोवर्ती, ऊपर है बाकी सारे भाग नीचे तो ऊर्ध्ववर्ती सुपीरियर, बीच में है तो हाफ सुपीरियर या हाफ इन्फीरियर कह सकते हैं। तो ये अंडाशय की कुछ महत्वपूर्ण पोजीशन थी, ये आपको ध्यान में रखनी है। देखो बेटा कुछ और कंडीशन भी है। अब हम पढ़ रहे हैं बाह्य दल को। वापस से बाह्य दल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो इसकी 2 कंडीशन हो सकती हैं, एक पृथक बाह्य दली, दूसरी नीचे लिख दे रहा हूं संयुक्त बाह्य दली। इसको बोलते हैं पॉलीसेप्लस और इसको बोलते हैं गेमोसेप्लस। ये क्या है? बाह्य दल 1 2 उधर 3 4 5 हो सकते हैं, 4-5 की संख्या में होते हैं। बाह्य दल के समूह को बाह्य दल पुंज कहते हैं और बाह्य दल पुंज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? के से। अब ये क्या है? देखो एक पंखुड़ी ऐसे है, दूसरी ऐसे है, दूसरी उसके पास में, तीसरी ऐसे, क्या आपस में जुड़ी हुई है या अलग अलग हैं? चारों ऐसे अलग अलग हैं या चारों आपस में जुड़ी हुई हैं या चारों अलग हैं? ये कंडीशन है। यदि चारों अलग अलग हैं, पृथक बाह्य दल, एक बाह्य दल ये, एक बाह्य दल, चारों बाह्य दल एक दूसरे के टच में नहीं है, टच में तो ये हो गया अलग अलग है, इस कंडीशन को पृथक बाह्य दली कहते हैं। तो कैसे दर्शाएंगे? माना कि ये 4 हैं तो के आगे क्या लिख देंगे? 4।
आई बात समझ में? तो कहीं भी के आगे 4 लिखा है, इसका मतलब ये बाह्य दल की संख्या कितनी है? 4, और एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं, वो अलग अलग है। संयुक्त बाह्य दली का मतलब वो आपस में जुड़े हुए हैं, तो फिर आपका निशान प्रतीक क्या हो जाएगा? ये। तो ये आप मेरे हिसाब से समझ गए होंगे। K4 या K कोष्टक में 4, इसका क्या मतलब है? ब्रैकेट वाले का इसका मतलब तो है कि बाह्य दल की संख्या 4 है और चारों आपस में टच हैं। इसका मतलब कि बाह्य दल 4 हैं लेकिन आपस में टच नहीं है। आई बात समझ में ना सबके? एक चीज तो ये बाह्य दल से रिलेटेड हो गई, मिटा दूं ये। अब देखो यही चीज हम लागू करते हैं दल पर। दलपुंज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? C से। इसकी भी यही 2 कंडीशन, पृथक दली और दूसरी संयुक्त दली कंडीशन, ये 2 कंडीशन। अब तो इसको क्या बोलोगे? पॉलीपेटलस, और ये होगी गेमोपेटलस। तो इसको रिप्रेजेंट C से करते हो तो ये वाले हैं जो कलर में हैं, इसको C4 लिखा है और इसको C4 कोष्टक में, तो मतलब समझ गए ना? वही के वाली कहानी है। दल आपस में जुड़े हुए हैं तो संयुक्त दली, दल अलग अलग हैं तो पृथक दली। तो संकेत क्या है? C4 और C4 अलग अलग, C4 कोष्टक में, मतलब दल आपस में जुड़े हुए हैं। ये कंडीशन समझ में आ गई आपके? एक नाम जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूं, जिसको हम लिखेंगे परिदल, परिदल पुंज, इसे P से रिप्रेजेंट करते हैं। ये नाम, इसे अंग्रेजी में पेरियंथ कहते हैं। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? बाह्य दल हरे होते हैं, दल हमेशा कलर रंगीन होते हैं, लेकिन कुछ केस में, कुछ फ्लावर में बाह्य दल और दल का रंग एक जैसा होता है, तो फिर पता ही नहीं चलता ना कि कौन सा बाह्य दल है और कौन सा दल है। उस कंडीशन में आप उसे परिदल पुंज कहेंगे। तो क्या लिखें परिभाषा? दल व बाह्य दल एक समान हो, उसे ही परिदल पुंज कहते हैं। आई बात समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद रखनी है कि बाह्य दल और दल हमेशा एक जैसे हो जाएंगे। मोस्टली जैसे प्याज में बॉटनिकल नाम एलियम सेपा, प्याज में यही होता है, बाह्य दल और दल दोनों को आप अलग अलग पहचान नहीं पाते, तो उसे क्या कहते हैं? पेरियंथ कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने बाह्य दल और दल की बात की है, फ्लावर से, या बहुत सारे संकेत भी किए हैं। तो बाह्य दल जुड़े हैं तो क्या क्या संकेत निकल कर आए समझ जाएंगे। K4 दोनों में से कोई एक होगा, C4 और एक हो गया P। इसकी संख्या भी लिख सकते हैं, 2 जुड़े हुए हैं, 2 ही हैं और जुड़े हुए हैं, तो ये जैसे कि 10 हैं और जुड़े हुए हैं, तो ये 10 हैं लेकिन जुड़े हुए नहीं हैं, तो फिर ये। तो ये देखो K4 का मतलब बाह्य दल खुले हैं, K4 कोष्टक का मतलब बाह्य दल आपस में टच में हैं, C4 का मतलब दल आपस में खुले हैं, C4 कोष्टक का मतलब दल आपस में जुड़े हुए हैं। और पंखुड़ियाँ गिनी जा सकती है ना, फ्लोर में हम गिन सकते हैं, तो फिर वो नंबर इसको यहाँ लिखने हैं। तो बाह्य दल पुंज, दल पुंज और परिदल पुंज, हमने 3 चीज़ें पढ़ी हैं, आप रिवाइज करना, एक K के बारे में, C के बारे में और P के बारे में, ठीक है ना। और कुछ संकेत भी थे, तो इससे आगे हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप इसका अच्छे से रिवीजन करते रहिए, बढ़िया ढंग से पढ़ते रहिए, और यदि चीज़ें समझ में नहीं आती है तो वीडियो को 2 बार देखिए, फिर भी नहीं समझ में आती है तो फिर दोबारा इस पर कंसल्ट किया जाएगा। तो लगातार बने रहिए, पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।